इतनी भर बात नहीं है, सतह के नीचे और भी कुछ है। इंडिगो दरअसल आर्म ट्विस्टिंग भी कर रहा है, जानबूझकर क्योस मचा है। जो डिसरप्शन है वो 10% पर रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, पर वो खुल के नहीं बता रहे कि एक्चुअल कारण उनके क्या है। क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि किसी एक कंपनी को इतना बड़ा स्टेक नहीं देना चाहिए और डीजीसीए या और एविएशन मिनिस्ट्री उन्होंने इसे लगातार इग्नोर किया? पहली बात तो ये कि इंडिगो का 65% मार्केट शेयर अपने आप इसलिए नहीं हो गया कि इंडिगो ने कुछ एफर्ट करा। अब तो कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि डीजीसीए को चला एयरलाइंस कंपनियां रही हैं। आप जो है एक ब्यूरोक्रेट को जो कल तक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डील कर रहा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील कर रहा था, उसे सडनली लाके डीजी बना देते हैं। मेरी एक पायलट से बात हो रही थी जो मतलब यही है, इंडिगो में ही है। उसका कहना है कि सर कोई भी हिंदुस्तानी कंपनी में फ्लाई नहीं करना चाहता, 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके सब बाहर जाना चाहते हैं। आपको कल को यहाँ से ज्यादा सैलरी मिलेगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। कोई मतलब ये तो हर आदमी का अपना मोटिवेशन है कि भाई। पर ये आदमी का नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ जब ज्यादातर आदमी ये सोचने लगे तो प्रॉब्लम है ना। सॉफ्टवेयर की कुछ इश्यूज भी बता रही थी कंपनी। मेरे अपने ख्याल में उन्होंने बाद में कहा है इनडायरेक्टली कि सॉफ्टवेयर जो हमने क्रू रोस्टरिंग की करी है उसमें कुछ ग्लिचेस आए। लोगों ने थियरी डाली है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ताकि पुतिन और जो भारत के साथ दोस्ती की बड़ी खबर बनने जा रही थी उसको कैसे आप डाउन कर दो। एक दौर में जिस तरह की शिकायतें रेलवे और रेल स्टेशन से हमारे पास आती थी, वैसी शिकायतें पिछले 7, 8, 10 दिन से मिल रही हैं एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को लेकर। लेट शेड्यूल, ओवर क्राउडिंग, मिसमैनेजमेंट, ये सारे कीवर्ड्स इंटरनेट पर तैर रहे हैं और इनका उद्गम स्थल है इंडिगो का फ्लाइट मैनेजमेंट क्राइसिस। तस्वीरें आपके सामने हैं, वीडियोस आपके सामने हैं, खबरें आपके सामने हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह एयरपोर्ट्स का हाल वैसा हो रहा है जैसा आमतौर पर हमें कभी बस अड्डों का या रेलवे स्टेशन का मिलता था। उनका मिला जाना भी बुरा ही था, लेकिन अब कम से कम एक जगह थी जहां आप सोचते थे कि सब कुछ मैनेज्ड चल रहा होगा, अब वहां भी हाल बुरा ही है। लोग परेशान हैं, किसी की नौकरी का इंटरव्यू था वो छूट गया, किसी को शादी में जाना था, उसी की शादी थी, वो खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। कोई जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए कहीं, वो भी खड़ा हुआ है। सब लोग खड़े हैं, परेशान हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है कब जहाज जाएगा नहीं जाएगा। अधिकतर लोगों का कहना है कि हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। इसलिए हवाई अड्डे जो है इस वक्त एक ऐसा टापू बने हुए हैं जहां जैसे अचानक कोई फंस जाए और निकलने का अब कोई भी चारा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत आवाजें उठ रही हैं सड़क पर भी और संसद में भी, और माफिया मांगी जा रही हैं, खेद जताए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नियम थे जो मानने थे इंडिगो को, वो उसने माने नहीं, या फिर उसने सोचा कि शायद मानने ना पड़े। तो इस चक्कर में क्राइसिस और गहरा गया। सही बात क्या है, क्या नहीं, समाधान क्या होगा, ये जानने के लिए हमने सोचा कि एक पॉडकास्ट कर लिया जाए। जैसा आपको पता है, तमाम सवालों और जिज्ञासाओं को हम मंच प्रदान करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। तो 34 साल तक एयर इंडिया का प्लेन आपने उड़ाया है, अब आप सिविल एविएशन एक्सपर्ट हो गए हैं, हर्षवर्धन साहब। तो उनसे जानेंगे कि मसला क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, और जो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इसलिए हुआ उसलिए हुआ, एक्चुअली क्यों हुआ है, ये समझेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पढ़ाकू नितिन में। अब तो खैर ये संकट थोड़ा लंबा खिंची गया है, हमने सोचा 1-2 दिन में अगर खत्म हो जाए तो फिर क्या ही बात करें, लेकिन जब इतना लंबा संकट हो जाए और लगने लगा है कि हर व्यक्ति इस देश का, ये एक अच्छी बात भी लगती है कई बार पॉजिटिव, कि हम उड्डयन के क्षेत्र से इतना जुड़ गए हैं, एविएशन से हर लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास परचेजिंग पावर धीरे धीरे शायद बढ़ ही रही है, कम से कम अर्बन सिटीज में, कि सब प्रभावित हो रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ये दुखद भी है कि जब हम छोटे छोटे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे रूट्स बढ़ाना चाहते हैं, तब अचानक हमें समझ में आता है कि बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हवाई अड्डे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दुखद भी है। तो पहले तो ये कि जो टर्म्स या जो नाम बहुत सुने जा रहे हैं, थोड़ा आप उनके बारे में क्लैरिटी दीजिए, फिर संकट तो समझेंगे आपसे। डीजीसीए का नाम बहुत सुना, ये क्या है? एफडीटीएल का नाम सुना, ये क्या है? ये दोनों क्या चीज़ है? देखिए, डीजीसीए की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये एक नोडल एजेंसी है जिसे हम रेगुलेटरी एजेंसी कहते हैं। तो भारत सरकार की एक नियामक एजेंसी है जिसका रोल पूरे देश की जो उड्डयन गतिविधियां हैं, वो चाहे एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
चाहे नेविगेशन और कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फ्लाइंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग है, और भी जितने विषय इससे जुड़े हुए हैं, कार्गो मूवमेंट है, पैसेंजर मूवमेंट है, तो उस सब को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वो कंट्रोल करता है। और क्या होता है कि आपकी जो एयर स्पेस है वो निर्बाध नहीं है वो आपका कंट्रोल्ड एयर स्पेस है। उसमें किसकी एंट्री होनी है, किसकी नहीं होनी है, क्या परमिशन मिलनी है, उन सब चीज़ों के लिए सरकार ने एक एजेंसी बना रखी है। हर देश में होती है, हिंदुस्तान में उसको डीजीसीए कहते हैं, कई जगह सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते हैं। तो इसका एक बेसिक रोल होता है कि वो सबसे पहले तो एक आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताता है। उसके बाद आपकी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, आपके पायलट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके इंजीनियर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर आपके ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस कितनी है, कितने जहाज आपके पास हैं, उनके लिए क्या मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस सब को देखने के लिए डीजीसीए की जिम्मेदारी होती है। और दूसरा काम डीजीसीए का होता है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ तो आपके एविएशन रिलेटेड इश्यूज़ का बाइलेटरल्स का कोऑर्डिनेशन है, वो सारी चीज़ें भी डीजीसीए करती है। तो डीजीसीए एक तरह से आप कहिए कि जो स्काईज़ का जो कंट्रोलर है वो इसका डीजीसीए उसे हम कहते हैं। और इसमें जो हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो विभिन्न फील्ड के होते हैं। फ्लाइंग के अलग एक्सपर्ट होते हैं, इंजीनियरिंग के अलग एक्सपर्ट होते हैं, नेविगेशन के अलग। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स से आप मान के चलिए। एफडीटीएल जो है वो सिर्फ एक पायलट्स के फ्लाइट और ड्यूटी टाइम से रिलेटेड है, उसको फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कहते हैं। एफडीटीएल का मतलब ये होता है कि भाई अब आपके पास लाइसेंस है, आपको जहाज उड़ाने की क्षमता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे जहाज पे बैठे रहेंगे। आपको आपके हाथ में सैकड़ों यात्रियों की ज़िंदगी होती है, अपनी ज़िंदगी भी होती है। तो माना जाता है कि जब आप किसी जहाज को उड़ाएं तो आपकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है वो अपने बेस्ट एफिशिएंसी पे होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको जब आप फ्लाई करें तो प्रॉपर रेस्ट करके फ्लाई करें, आपकी मेंटल एजिलिटी उस तरह से पूरी अलर्टनेस लेवल पूरा होना चाहिए, शरीर में कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए, तभी जो है आप उसको फ्लाई कर सकते हैं। इंसिडेंटली जो हमारे पायलट्स होते हैं उनका हर साल हर 6 महीने मेडिकल चेकअप भी होता है कि वो प्रॉपरली उनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, क्योंकि एविएशन बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और उसमें हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं किसी नियम से बंधी हुई है। तो कितना ऑपरेटर या पायलट कितना फ्लाई कर सकता है, महीने में कितना फ्लाई कर सकता है, एक बार में कितना फ्लाई कर सकता है, एक लगातार फ्लाई करने के बाद वो कितना उड़ सकता है। फ्लाइट टाइम और ड्यूटी टाइम अलग अलग चीज़ें होती हैं। फ्लाइट टाइम होता है कि जब आपने चॉक्स ऑन टू चॉक्स ऑफ, हम कहते हैं कि जब आपने टेक ऑफ करा और उसके बाद लैंड करा, तो जब आप इंजन को खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसको हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। और जो ड्यूटी टाइम है, जब आप अपने एयरलाइंस के काम के लिए शुरू अपने घर से चले और जब तक आप अपना काम ख़त्म करते हैं तो उसको हम ड्यूटी टाइम कहते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। अभी जो एफडीटीएल है जिस पर चर्चा हो रही है, जिसमें हम मोटे तौर पर तो यही सुन रहे हैं कि भाई पहले पायलट्स बहुत जहाज उड़ा रहे थे, अब ये कोशिशें हो रही हैं कि वो थोड़ा कम उड़ाएं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई, एयर इंडिया का क्रैश भी देखा गया, उसमें बहुत बड़ी बात फैटिग को लेकर हो रही है कि लोग थकान महसूस करते हैं पायलट्स, लेकिन प्रेशर इतना है काम का कि उन्हें उड़ाना पड़ रहा है। तो सर, ये जो अब नियम बने इसके पहले क्या नियम थे, और ये जो नियम बने ये नए नियम है क्या? देखिए, पहले नियम ये थे कि आप मैक्सिमम जो है एक महीने में 100 घंटे फ्लाई कर सकते हैं, साल में 1000 घंटे फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए सप्ताह में मिनिमम 36 आवर्स का रेस्ट टाइम मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो नाइट टाइम है उसको हम 12 बजे से 5 बजे तक मानते थे। तो और फिर नाइट में हम 6 लैंडिंग तक पायलट कर सकता था। अब जो नए नियम आए हैं उनमें
पायलटों ने उसके बारे में कहा। देखिए, एक ज़माना था कि उसमें पायलट्स के पास इतनी फ्लाइंग नहीं थी। जो बहुत हैवी फ्लाइंग का कंसेप्ट है वो जब से ये लो कॉस्ट कैरियर्स आए, जिनका उद्देश्य रहा कि आप जहाज को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें और मैन पावर को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, कॉस्ट कम करिए और उसी हिसाब से फेयर कम करिए। जो आपने एक शुरुआती बात कही थी जिसमें कहा था कि सारे हर तरह का, हर गांव कस्बे का आदमी आज यात्री है और उससे हमारी अपनी इकोनॉमिक एफ्लुएंस का पता चलता है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन नई हमारी जो ये लो कॉस्ट इकोनॉमिक्स है जहाज़ की, उसका भी रहा। तो अब क्या हुआ कि जब उसमें बहुत फ्लाइंग आई, और ये एक रिसेंट फिनोमिना है, उससे पहले के जो नियम थे वो पुराने यूजेज पे थे। अमूमन पायलट 45-50 घंटे करते थे, बहुत हुआ तो 55 घंटे फ्लाइंग करते थे। अब 75-80 घंटे 90 घंटे तक उनकी फ्लाइंग जाती है। तो हालांकि पायलट्स की सैलरीज वगैरह भी उसी के हिसाब से बढ़ी हैं, लेकिन आराम के घंटे तो जो के त्यों रहे। हाँ, आराम के घंटे जो के तो रहे, पर उसमें क्या हुआ कि पहले जैसे डोमेस्टिक सेक्टर है तो उसमें इतनी ज़्यादा नाइट लैंडिंग नहीं होती नहीं थी। थी। अब वो नाइट लैंडिंग उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि जहाज को आप एक्सेस यूटिलाइजेशन के लिए नाइट में ही बढ़ा सकते हैं, दिन में तो चल ही रहा है। तो उससे ये नए ज़रूरतें आई। ये ज़रूरी नहीं कि हर फ्लाइट में हर पायलट को 6-6 लैंडिंग करनी पड़नी, पर वो कुछ केसेस में आया। तो उसके बेसिस पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भी सुधार हुआ, इकाओ ने भी चेंज करे, डिफरेंट कंट्रीज ने चेंज करे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सुधार आने के बाद भारत के जो पायलट्स हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी। जब यहाँ पे सुनाई नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा करा और कई साल मुकदमा चला। फाइनली हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि आपको ये नियमों को बदलना होगा, और उसमें जो मेजर पॉइंट आए वो ये था कि कम से कम 48 घंटे का रेस्ट टाइम मिलना चाहिए हफ्ते में। मतलब 1.5 दिन का ऑफ था। हाँ, अब वो जो वो 2 कहा कि दिन, 2 दिन का ऑफ कीजिएगा। हाँ, अब ऐसे ही ना, पहले 6 दिन का भी वर्किंग होता था, 5 दिन की वर्किंग शहरों में होने लगी है। तो सब चीज़ें जो हैं समय के साथ वो एक परिवर्तन की ज़रूरत होती है। तो ये परिवर्तन जो है, जो अभी नई हमारी उड़ान है उसकी वजह से, नई उड़ाने की जो हमारा तजुर्बा है उसकी वजह से हुआ। तो अब उसके बाद जब वो हाई कोर्ट का निर्णय आया तो उस पर सरकार को अपना वचनबद्धता दिखानी थी। तो सरकार ने ऑपरेटर से बात करी और फिर 1 साल पहले ये नियम उन्होंने बनाया कि साहब आने वाले समय में पायलट्स को 2 दिन का हम 48 घंटे का ऑफ देंगे, मैक्सिमम नाइट लैंडिंग 2 कर सकते हैं। तो वो सारे नियमों को 1 जनवरी से सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया। फिर क्या हुआ कि उसको पार्शल रोल आउट के लिए बताया कि भाई 1 जुलाई से पार्शल रोल आउट करेंगे। मतलब पहला फेज। हाँ, पहला फेज जी। उस फेज वाइज इंडक्शन करेंगे। दूसरा जो है 1 नवंबर से उसका पूरा रोल आउट करेंगे। तो इंडिगो और सारे ऑपरेटर्स ने उस चीज़ को उनको इन्फॉर्म भी करा गया, और इस पर मंत्रालय में चर्चाएं हुई हैं और डीजीसीए से भी चर्चा हुई। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कुछ नहीं हुआ सर्कुलर इसमें। भेज हाँ। दिया गया। और इस तरह के पॉलिसी डिसीजन जब भी होते हैं तो होते रहते हैं, और इंडिगो भी को भी पहले से पता था, सारे ऑपरेटर्स को पहले से पता था कि ये पॉलिसी आ रही है। तो उसमें करेक्टिव एक्शन लेने थे। जो इंडिगो के बारे में पता चला है वो ये है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया, और रिक्रूटमेंट, एक तरह से जो हमें नया रिक्रूटमेंट करना था उसको बंद कर दिया। कुछ इसमें कारण इकोनॉमिक भी हो सकते हैं कि उनकी इच्छा थी कि भाई अपनी कॉस्ट कम करी जाए, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री पे इकोनॉमिक प्रेशर बहुत रहते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें नए रूल आए और उनको इन्फोर्स करा गया। हालांकि वो नए रूल जो हैं 1 नवंबर से आ गए थे। अब ये जो क्राइसिस है ये सडनली 2 दिसंबर से नोटिस आनी शुरू हुई, और जो 3 और 4 दिसंबर तक तो आते आते स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। तो अब उसको इंडिगो का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि नए रूल्स की वजह से ये हमें हुआ। तो अब इसके बारे में सरकार तहकीकात कर रही है, और बीच में कुछ करेक्टिव एक्शन अब उन्होंने लिए हैं। एक्चुअल में जब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी तभी उसके असली कारणों का पता चलेगा। लेकिन सर 4-5% पायलट्स को आपने रोस्टर से हटाया आराम देने के लिए।
मैं देख रहा था कहीं कि 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं रोज इंडिगो की। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये अनुपात ठीक नहीं बैठ रहा है, जितने पायलट्स आपने हटाए उससे कहीं ज़्यादा फ्लाइट्स को आपने रोक लिया है। तो ये कहीं गणित, मतलब आप बेहतर बताइएगा, बैठता है ठीक? देखिए, सबसे पहली बात ये कि इंडिगो का कहना है कि ये जो नए FDTL आए हैं, इनकी वजह से कोई 10% एक्सेस पायलट्स की रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ी है, बढ़ या गई है। अभी उनका जो गैप है वो 10% का है। मेरा जो अपना मानना है, बेस्ड ऑन जो उनकी स्टैंडर्ड फोर्स है, जो उनका यूटिलाइजेशन पैटर्न है, उसके हिसाब से नए रूल से उनको 2 से 3% एक्सेस मैन पावर चाहिए होती है, जिसका मतलब करीब 60 से 70 सेट ऑफ क्रू जो है उनको एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। और 2000 उनके पास पायलट हैं, 2000 सेट हैं, तो 60 से 70 कोई उतना बड़ा रेशियो नहीं है। पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस रेशियो में वो फेलियर हुआ, भाई अब मैं कहता हूँ 10% भी अगर हम उनकी बात मान लें तो जो डिसरप्शन है वो 10% पर रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल। अब डिसरप्शन जो है वो 60-70%, और एक स्टेज पे तो लिटरली टोटल कोलैप्स सिचुएशन आ गई। तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल वर्किंग है और वो कहीं उससे टैली नहीं कर रही है, और इसको आप हर हालत में एक तरह का टोटल मैनेजमेंट फेलियर बताएंगे। और इसके कुछ और जो स्थिति हुई है उसके कुछ कारण और हैं। मेरे अपने में ख्याल से इसको इंडिगो का जो प्रयास है कि इस FDTL पे वो जिम्मेदारी डाल दें, तो एक्चुअल रीजन तो जब सरकार उसमें और ज़्यादा इन डेप्थ जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, जब वो उसके इन्वेस्टिगेट, सॉफ्टवेयर के कुछ इश्यूज भी बता रही थी कंपनी। मेरे अपने ख्याल में उन्होंने बाद में कहा है इनडायरेक्टली कि सॉफ्टवेयर जो हमने क्रू रोस्टरिंग की करी है उसमें कुछ ग्लिचेस आए, पर वो खुल के नहीं बता रहे कि एक्चुअल कारण उनके क्या हैं। और जो स्थिति बनी है उसमें जिस तरह का मेहम हुआ है, जिस तरह का अफरा तफरी हुई है, उसमें सॉफ्टवेयर का मेजर रोल हो सकता है। देखिए 2006 में कंपनी बनी है ये, और तकरीबन तकरीबन अब इसे मतलब भारत में उड़ते हुए 19 साल तो हो ही गए। आप जिस लो कॉस्ट करियर मॉडल की बात कर रहे थे वैसा ही करियर मॉडल है कि भाई सस्ती थी, बहुत आपको सुविधाएं नहीं देती थी, लेकिन टाइम से जाती थी, टाइम से आती थी। और आज बहुत सारे लोग इसलिए इंडिगो प्रीफर करते हैं, मैंने देखा। उनका ये कहना है कि जहाज़ अच्छे हैं, टाइम से जाना आना होता है। तो 30% तक तो 2015 में इसने डोमेस्टिक मार्केट संभाला था, और अब 2025 10 सालों में ये 65% तक आ गया है। तो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक मतलब संविधान है कि सोशलिस्ट कंट्री होगी, हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि भाई कोयला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें किसी एक प्राइवेट कंपनी का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं हो जाना चाहिए, उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता सीधे जुड़ी है। तो एविएशन के बारे में मेरा ख्याल है कि पहले नहीं सोचा गया होगा, क्योंकि एक क्लास थी वो उड़ती थी। पर अब जब इतने सारे लोग प्रभावित होते हों तो ये समझ में आने लगा है कि एविएशन सेक्टर से भी बहुत बड़ा तबका जुड़ा है, नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, और उसमें नौकरियां हैं कुछ लोगों की। एक बच्चा जो कई जगह दिखा, जो कह रहा है जुडिशरी का एग्जाम छूट गया, कुछ लोगों की अपनी शादियां छूट गई, किसी के यहाँ अंतिम संस्कार किसी का होना था वो जहाँ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम ये देखते हैं तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि किसी एक कंपनी को इतना बड़ा स्टेक नहीं देना चाहिए था? ये पहले से ही खतरे की घंटी थी, और DGCA या और एविएशन मिनिस्ट्री या कोई भी संबंधित जो लोग हैं उन्होंने इसे लगातार इग्नोर किया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस घटना से पहले इंडिगो का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा। वो एक अपनी रेपुटेशन के बेसिस पे इस लेवल पे पहुंचे। उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बहुत एक टॉप क्लास रेपुटेशन थी। जहाज वो नए नए रखते थे तो इन जहाज़ों की सफाई रख रखाव वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का था। और जैसे आप जानते हैं ना कि 2015 तक इंडिगो मार्केट लीडर रहा अपने रेपुटेशन के बेसिस पे। उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस की गुडविल इतनी थी कि साहब अगर उसके सामने आप फुल सर्विस कैरियर के टिकट ले रहे हैं तो वो लो कॉस्ट कैरियर पे लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है फ्लाइट टाइम से जाएगी। सही बात। अब जो है बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो आपने सवाल उठाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसके साथ कई इशू जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिगो
का 65% मार्केट शेयर अपने आप इसलिए नहीं हो गया कि इंडिगो ने कुछ एफर्ट करा अच्छा। या सरकार की किसी पॉलिसी से हुआ। इंडिगो जिस टाइम 2006 में आई थी उस टाइम कई सारे ऑपरेटर्स थे। बिल्कुल। एयर इंडिया थी, स्पाइस जेट थी, जेट एयरवेज जेट बीच में थी, एयरवेज गो थी, एयर बीच में थी, किंगफिशर थी, गो बिल्कुल। एयरवेज थी, उधर विस्तारा आई नई, एयर एशिया आई, तो 7-8 ऑपरेटर थे। अब क्या हुआ है कि ऑपरेशनल रीजन से पहले राउंड में तो 2006 से 2012-13 तक एक बड़ा कटथ्रोट कंपटीशन रहा। नया ऑपरेटर आया, उन्होंने प्राइस तोड़े, तो फेयर्स तो कम हुए पर इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑपरेटर्स की खत्म हो गई। अब फेयर बढ़ा नहीं सकते हैं, कॉस्ट बढ़े जा रही है, तो एक एक करके वो गायब हो गए। एक एक करके गायब हो गए तो अकेला इंडिगो जो है उस मार्केट में बचा रहा। ये उनकी एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग है और उनकी अपनी कॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से जीवित अब क्योंकि बाकी सारे चले गए तो मार्केट शेयर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इधर वो एयर इंडिया में कंसोलिडेशन हो गया, एयर एशिया, विस्तारा, वो सारी कंपनियां सब एक हो जो है वो सब मिल गई, तो एक तरह से डुओपोली वाली सिचुएशन आ गई है। तो ये कोई इंटेंशनल नहीं है, पर क्या है कि इस पे जब एक स्टेज पे आप पहुंचे, तो जब ये स्टेज आई तो उस टाइम गवर्नमेंट को उसकी स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग को स्टिक करना था। अब ये जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी जो हालत आई है, अब सब कह रहे हैं कि साहब उनके पास क्रू की शॉर्टेज थी। हर ऑपरेटर डीजीसीए को अपने नए शेड्यूल के बारे में 2 से 3 महीने पहले इन्फॉर्म करता है कि हम ये हमारा ये विंटर शेड्यूल है, समर शेड्यूल है, और उसके लिए वो अप्रूवल देते हैं, तब वो शेड्यूल रिलीज होता है। कि आपको टाइम लगता है, लोगों को बुकिंग करनी है, सब करना है। अब जब डीजीसी के पास वो शेड्यूल था, उस टाइम उन्हें चेक करना चाहिए था कि साहब वो लोग वहाँ पे इनके पास सफिशिएंट मैन पावर है कि नहीं। दूसरा क्या है कि जो अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ओपन स्काईज और ओपन पॉलिसीज हैं, और उन कंट्रीज में कुछ मोनोपोलीज भी हैं। जैसे पावर सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, एक शहर में तो एक ही है ना, कोई मतलब वहाँ पे तो 4 है नहीं। तो मोनोपोलीज जहाँ पे हैं भी वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि आपको पब्लिक को लूटने का लाइसेंस दे दिया है। सही बात। भाई अब आप अचानक से कहने लगे कि साहब हर कॉल के 100 रुपए दोगे तो करोगे कॉल, नहीं तो नहीं करोगे। तो हमारे यहाँ वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये जो इंडिगो का एक्सपीरियंस है, इससे हमारा एक इसे कहते हैं ना, एक वार्निंग हमें देश को मिली है कि भाई खाली इसी सेक्टर में नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इस तरह की मोनोपोली या डुओपोली है। और सेक्टर्स में वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बात ये कि एक तो मर्जर एंड एक्विजिशन का मार्केट हो गया है। दूसरा क्या है कि हमारी कोई मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अब नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम का है। बस अंतर्राष्ट्रीय देशों में क्या है कि आप ये देखिए, जो खासतौर पे यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ 2 बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो आदमी के इंटरेस्ट को, आम आदमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो वहाँ पे जो कंज्यूमर राइट्स ग्रुप है वो बहुत पावरफुल है। तो जैसे अभी ये बार बार आपने, ये पहली बार नहीं कि फेयर 10,000 से 20,000 हुआ, 50,000 हुआ। कई बार आपने देखा होगा ये पीक सीजन होता है, त्योहारों का सीजन होता है, तब भी वो स्थिति आ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति पहले होती तो वो कंज्यूमर राइट्स ग्रुप जो है उनके खिलाफ कोर्ट में चले गए होते, और कोर्टों से उन्हें जल्दी डिसीजन भी मिल जाता। हमारे यहाँ तो आप कोर्टों में फैसला डाल दीजिए तो अभी 10 साल तक इंतजार करिए। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो उनकी एंटी ट्रस्ट लॉज है, दे आर वेरी पावरफुल। मतलब बोइंग एयरबस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के सीईओज को बुला के वो कॉन्स्टेंटली जो है समझाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमें एक तरह से फ्लेजलिंग इकोनॉमी है, ये नई चीज़ों का तजुर्बा हो रहा है, तो कुछ तो अभी हमें सीखना है, और कुछ जानबूझ के हो सकता है कि हम अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा। इंडस्ट्री के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं वायबिलिटी से भी जुड़ी हुई है, उस पर हम तफसील बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन जो डीजीसीए का सवाल है, जहाँ तक तो मैं ये भी देख रहा था जब रिसर्च कर रहा था कि डीजीसीए के ऊपर और उसके कई अधिकारियों पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि इनकी साठगांठ रहती है एयरलाइंस के साथ।
कई तो करप्शन के आरोप में बाहर भी निकाले गए हैं, कुछ घूस लेते पकड़े गए हैं। अब तो कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि डीजीसीए को चला एयरलाइंस कंपनियां रही हैं, ज़्यादातर उनके पास ये क्षमता भी नहीं कि वो समझें प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कुछ मामलों में तो वो चाहते भी नहीं है ज़्यादा समझना। ये बात भी ठीक है, डीजीसीए इग्नोर भी कर रहा है और डीजीसीए जानबूझकर भी ये काम करता रहा है, ये भी ठीक है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कई इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो है कि डीजीसीए की अपनी मैन पावर की में बहुत शॉर्टेज है। नियरली वो 50% मैन पावर पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डीजीसीए की जो अपनी टेक्निकल टीम है उसके कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन का कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। अब जहाज जो है वो हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, तो आपकी जो टेक्निकल टीम है उसकी कॉम्पिटेंस उस हिसाब से होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर ये है कि ट्रेडिशनली जो एविएशन इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड वो ऑपरेटर से शुरू हुई है, रेगुलेटरी बाद में आई है। ऑब्वियसली। तो ये जो इंडस्ट्री है ये लार्जली ऑपरेटर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑपरेटर के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उसके पास एक यूटिलाइजेबल मैन पावर होती है, और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो कॉन्स्टेंटली वो कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहा है। तो कोई भी दुनिया की जो फ्लाइंग अपरेटसेज हैं, एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी जो है लार्जली उन ऑपरेटर्स पे डिपेंडेंट होती हैं। डीजीसीए का एक ओवरसाइट और ओवरसीइंग का रोल होता है। करप्शन की बात तो ये कि देखिए करप्शन तो सब जगह थोड़ा बहुत है, और मेरा मानना है कि जितना करप्शन सरकार के और विभागों में है उतना करप्शन एविएशन इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलेटेड रही है, और एक तरह से क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रहा है तो उतना वो नहीं है। पर कुछ व्यक्तिगत केसेस हो सकते हैं, पर उनको हम ऊपर नहीं मार सकते। पर डीजीसीए में एक सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि जो हमारा डीजी का अपॉइंटमेंट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। आप जो है एक ब्यूरोक्रेट को, जो कल तक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डील कर रहा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील कर रहा था, इकोनॉमिक अफेयर्स डील कर रहा था, या जो है इरिगेशन डील कर रहा था, उसे सडनली लाके डीजी बना देते हैं। मतलब ये जो है एक तरह से जो ऑफिसर्स इन वेटिंग हैं उनका एक पार्किंग लॉट आपने बना दिया है। ये इससे हाईली टेक्निकल एरिया, और इसके लिए जो लोग हैं उनको कम से कम 15 से 20 साल चाहिए उस इंडस्ट्री को समझने के लिए। अब आप उन लोगों को तो बढ़ने नहीं देते। पिछले कुछ सालों में एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ही अच्छे काबिल अफसर थे जो डीजी बनने के काबिल थे। अब उनके अपॉइंटमेंट में वो डिले करते गए, और वो उस एलिजिबिलिटी से 2-3 महीने के लिए कम हो गए। तो उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि इनके पास पूरे 2 साल नहीं है, तो ये एलिजिबल नहीं है। और उसकी जगह एक ब्यूरोक्रेट को वो उसके क्वालिफिकेशन डाइल्यूट करके उसे डीजी बना दिया गया। मतलब आप ये देखिए ना, तो जब आप डीजी को ही ऐसा लेके आते हैं तो आप डीजीसीए से क्या उम्मीद करेंगे? मतलब उनके अफसरों को ब्लेम करने की बजाय सरकार को एक इसमें कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा, और वहाँ पे एक उस स्ट्रक्चर को उन्हें, और ये पहली बार नहीं है, इकाओ में ये इश्यूज आए, बार बार ऑडिट हुए, उसमें थोड़ा बहुत जब भी होता है हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। तो अगर आपको वाकई में उसमें सुधार लाना है तो सबसे पहले तो जो डीजी का अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक टेक्निकल कॉम्पिटेंट आदमी लाइए। वही तो मेरा वही सवाल था कि एक रेगुलेटरी बॉडी जो है, जब उसे बात समझ में आएगी तभी तो वो कंट्रोल करेगी। तो वरना तो फिर यही है कि जो भी ये ऑपरेटर्स बता देंगे वो आपको मानना पड़ेगा, और शायद यही होता रहा होगा। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो देखा कि आप भी बता रहे थे तकरीबन 2 साल पहले नए रूल्स का नोटिस मिला था कि अब इसे आप लागू कीजिए। एफिडेविट डीजीसीए ने दिया कि हम इसे लागू करवाएंगे। तो ये हमें पता था, सबको पता था कि ये पर पायलट फ्लाइंग आवर सब लिमिटेड होंगे, आपको नए लोग रखने पड़ेंगे। एक आंकड़ा है हिंदुस्तान टाइम्स का जो कहता है कि 2025 के मार्च में, यानी इसी साल मार्च में, इंडिगो के पास 5,463 पायलट्स थे, और अब इस महीने दिसंबर में 5,085 रह गए हैं। तो एक तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? जब सबको पता है तो इंडिगो को भी पता होगा कि आपको पायलट लाने होंगे। पर अब जो मैं नई चीजें पढ़ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देश में पायलट्स की भारी कमी भी है, और जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो यहाँ काम करना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट मैं आपसे बताऊं, मेरी एक पायलट से बात हो रही थी जो मतलब यही है, इंडिगो में ही है, उसने नाम नहीं बताया, कहा कि नाम मत लेना। उसका कहना है कि सर
हम तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक्सपीरियंस लेते हैं। ज़्यादातर हमारे साथ के जो कलीग हैं वही कहते हैं, कोई भी हिंदुस्तानी कंपनी में फ्लाई नहीं करना चाहता। 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके सब बाहर जाना चाहते हैं। तो ये तस्वीर मुझे आगे भी कोई सुधरती तो दिख नहीं रही। आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है कि एक बहुत व्यापक विषय है। सबसे पहली बात तो ये कि पायलट्स की कमी इसलिए कि हमारी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट आज की डेट में दुनिया में एक हिंदुस्तान का ही मार्केट ऐसा है जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह की ग्रोथ है। बाकी सब जगह तो स्टैटिक है या नेगेटिव है, इंक्लूडिंग चाइना। अब क्या होता है कि आप किसी भी आदमी को एकदम से 3-6 महीने का या 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स लेके जहाज पे नहीं बिठा सकते। यू नीड टू डेवलप देम। तो एक अच्छे पायलट को खाली को पायलट बनने के लिए, उस टाइप रेटेड को पायलट बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 2 से 2.5 साल का समय चाहिए होता है, और उसके बाद कम से कम 3 से 4 साल का समय आपको कैप्टन बनने के लिए चाहिए होता है। तो अब आप जैसे जैसे जहाज ऐड करते हैं तो आप एकदम से उनको, जब तक आपने पहले से एक्शन नहीं ले रखा तब तक नहीं कर सकते। पीछे आपने देखा कि एकदम ग्रोथ हुई तो कई पॉलिसी चेंजेस आए। पहले विदेश से पायलटों को सरकार ने परमिट करा, फिर उनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 से 60 करी, 60 से 62 करी या 65 तक कर दी। वो इसलिए करा गया कि उनकी शॉर्टेज थी और ये हाईली स्किल्ड मैन पावर है। अब क्या है कि जो हमारे जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है, मतलब ट्रेन होके विदेशी एयरलाइन जब जहाँ पे ज़्यादा पैसे देती हैं, भाई ये तो हर आदमी के साथ है। आपको कल को यहाँ से ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। ये कोई मतलब, ये तो हर आदमी का अपना मोटिवेशन है कि भाई। पर ये आदमी का नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ जब ज़्यादातर आदमी ये सोचने लगे तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, नहीं तो देखिए कैसा है ना कि अब क्या है कि अब आपके लिए यहाँ पे आपने इंडक्शन करा और सडनली फॉरेन एयरलाइंस का डिमांड आ गई तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप चले गए। वहाँ सैलरीज वगैरह थोड़ा ज़्यादा होती हैं, हालांकि बहुत कुछ समय के बाद वही वापस हिंदुस्तान में भी आते हैं। अच्छा, अब इंडिगो की जो मैन पावर कम हुई है उसमें बेसिकली ये है कि विदेशी कंपनियों ने रिक्रूटमेंट करा, फिर रिटायरमेंट है, 20 साल की कंपनी हो गई तो पीछे काफ़ी लोगों को ये दूसरे के एयरलाइंस के जो रिटायर होते रहे उन्हें लेते रहे, तो उनके जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं 65 साल पे तो आपको कम करते हैं। अब ये इन्होंने जो है वो उनका रिक्रूटमेंट टाइम से जो दूसरा एडिशनल रिक्रूटमेंट था वो नहीं करा, तो वो जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हर एयरलाइंस के साथ रहती है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि डिमांड कब आएगी और किस टाइम सडनली जो है वो एक्सोडस हो जाए। तो इसके लिए अब एक बफर, जो भी कंपनी इस तरह की है उसके लिए आपको एक बफर को मेंटेन करना होगा। पर इन सब के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कॉस्ट एनवायरनमेंट है, उसको हम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करें। पर ये थोड़ा अजीब सा नहीं है सर कि जब आप ये कहते हैं और हम भी मानते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पायलट्स नहीं मिल रहे हैं, पायलट्स की स्थिति खराब होती जा रही है। कभी कहा जाता था कि ये पेशा सबसे अच्छा है, वो कह रहे हैं कि अब हम बाहर ही जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। आज से 5-6 साल पहले हमारे पास सरप्लस पायलट्स थे, दूसरी जगह से पायलट्स यहाँ आ रहे थे। कोरोना में तो सारे पायलट खाली बैठे हुए थे हिंदुस्तान में। तो पर क्या है कि एकदम से जब वो ग्रोथ आती है ना, भाई ऐसा है ना कि एक नई एयरलाइन सडनली खुली, अब आपको तो पता नहीं है, वो एकदम से ले गए। भाई आपके अचानक से, मतलब आप ये देखिए ना कि आपकी अच्छी इकोनॉमी, आप घर में खर्चा आराम से चला रहे हैं, सडनली एक बीमारी का बड़ा बिल आ जाए, अब क्या करेंगे आप? वो तो आपने प्लान नहीं करा ना। आप ये कह सकते हैं भाई आपको प्लान करके चलना चाहिए। तो ये जो इस तरह की सडन डेवलपमेंट्स हैं उन पे ऑपरेटर। इस पर बात हुई थी, इंडिगो ने एक बार ये एंटी पोचिंग का नियम मांगा था अंतर्राष्ट्रीय नियामकों से कि भाई आप थोड़ा ऐसा कुछ कर दीजिए, तो उनका जवाब ये था पलटकर कि आप बेटर एचआर पॉलिसीज बनाइए, क्योंकि ये तो किसी पर आप, ये तो फिर पायलटों के अधिकारों का हनन है कि आपको कोई अच्छा पैसा दे आप इसलिए रह जाएं, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी कि लोगों के हित का हनन हो जाएगा, लोगों हम कम हो जाएंगे पायलट हमारे यहाँ। लोगों के नाम पर तो नहीं हो सकता ना, कब तक करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि इसमें क्या है ना कि ये जो हैंड टू माउथ पॉलिसी है ना एयरलाइंस की, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप अपना बफर मेंटेन नहीं करते हैं, अभी अचानक सिचुएशन आई, अब 20 साल का ऑर्गेनाइजेशन ये बात नहीं कह सकता कि मेरे पास सडनली प्रॉब्लम आ गई।
जब शुरू में पहले 3-4 साल तो मैं मान सकता हूँ, हाँ भाई आपको तो पैटर्न पता होता है ना, 10 साल में आपको पैटर्न पता हो जाता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के शॉक्स आते हैं। तो यू नीड टू प्लान, आपको अपना इंडक्शन प्लान है, आपको अपने जहाज कौन कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं वो सारा प्लान है। तो जब सब आपको पता है, उसके ऊपर आपको 10% का एक सरप्लस रखना होता है। तो अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि हम डे टू डे की रनिंग में जो हमारी प्लानिंग के इश्यूज हैं, और ये खासतौर पे हिंदुस्तान के हर ऑर्गेनाइजेशन में हर फील्ड में है, कि हम प्लानिंग पे तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नाम की चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। तो जो हमें फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और ट्रेनिंग के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो बड़ा मजबूरी में करते हैं। तो अब वो जब आपको ज़रूरत, मतलब उसके बाद फिर सोचते हैं कि एकदम से 24 घंटे फिर आप कम उस पर डिस्पेंसेशंस की बात करते हैं, सरकार के पास जाते हैं कि हमें रेगुलेशन। अब आपको कोई भी कहीं भी, अब सवाल ये है कि भाई कोई दूसरी कंट्री या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या आपका इवन डीजीसीए कोई किसी के गले में पट्टा बांध के नहीं रख सकता कि साहब आप यहीं के काम करेंगे। वही भाई आप तो, और दूसरी बात है कि पहले ज़माने में तो फिर भी ये था, जब एयर इंडिया वगैरह हम लोग चलाते थे, कि भाई वहाँ पे हम लोग पायलट्स को ट्रेन करते थे, तो एक कम से कम एक मॉरल ऑब्लिगेशन था कि हमने उन पर इन्वेस्टमेंट करा है। यस आज की डेट में तो आप उन्हीं से खर्चा करवा रहे हैं कि भाई आपकी ट्रेनिंग पर तो वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। 1.5-2 करोड़ जो लगाना है वो खुद हाँ, लगाते तो वो हैं। खुद लगा रहे हैं। तो आपको तो मतलब उनसे जो है, ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप देम ऑन वही रोस्टर। बात सर है कि मतलब लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते थे अभी तक। अब यही होता है किसी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, अचानक से सीधा लोग प्रभावित होते हैं तो पता चलती हैं। अभी मुझे पता चला, जो मैं अब इन दोनों पढ़ रहा था, कि नोटिस पीरियड भी 6 महीने का है, जिसे ये साल भर करना चाहते थे, फिर वो भी मुकदमा हुआ तो उसमें 6 महीने पर आया, जबकि जो स्टैंडर्ड है जो दुनिया में, वो हद से 2 या 3 महीने का है। तो यही बात है कि आप एचआर पॉलिसी भी खराब बना रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, पायलट्स कम रख रहे हैं, ला भी नहीं रहे नए। दूसरा ये है कि जो ये बॉन्ड वाला मामला है जो आपने अभी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नया स्टूडेंट 1.5 करोड़ 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो फीस है उस पर ट्रेनिंग लेता है, और फिर जब वो एयरलाइंस में शामिल होता है तो वो जहाज तो बाकायदा कमर्शियली उड़ रहा होता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप उसे ये थोड़ी कह के बांध सकते हैं कि तुम्हें हमने ट्रेनिंग कराई, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरी बात ये है ना कि आप किसी को परफोर्स जो है बांध के नहीं रख सकते। दिस इज ए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आपको ग्रोथ की जहाँ अपॉर्चुनिटी रोजगार मिलेंगी। के अवसर संविधान में हाँ, सर। तो संविधान के अलावा मानव की मानवीय जस्टिफिकेशन है। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से तो 6 महीने का नोटिस पीरियड भी बहुत है। पर सवाल ये है कि आपको प्लान करना है। अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है ना, कि आप हर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और उसको दूसरा सुन भी लेता है। अब ये देखिए, जो भी है, पहली बार मैंने देखा कि सरकार ने कुछ निर्णायक कदम उठाए। उनका शेड्यूल 10% कम करा, उनसे फोर्स करके पैसेंजर्स के पैसे वापस कराए, और भी कई कदम उठाए। मेरे ख्याल से पहली बार है जो इस तरह की स्क्रूटनी हुई है, नहीं तो आज तक तो इतनी भी कभी नहीं हुई थी। सर जो 5-10% रूट कम किए, वो भी वो रूट हैं जहाँ सबसे ज्यादा लोग उड़ते थे, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे। वहां तो लोग खुद ही प्रिफर करते थे इंडिगो, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी एयरलाइन शायद बेहतर सुविधाएं नहीं देती। तो वो भी एक तरह से आपने नागरिकों के चुनने का अधिकार ही तो कम कर दिया है। वो ठीक है, पर जैसे है ना कि इट इज बेटर टू फ्लाई लेस देन टू फ्लाई डेंजरसली। ये तो बात हो ही रही थी जब भी इंडिगो ने कहा कि हम तो यात्रियों के क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं, तो कहा कि भाई तो यात्रियों का जाना ज्यादा जरूरी है कि यात्रियों का सुरक्षित जाना ज्यादा जरूरी है। वो सारा जो है देश की जनता के भले के लिए बात करते हैं। तो मतलब इंडिगो भी देश की जनता के भले में काम कर रही है, कुछ और होती सरकार है, भी कर रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ही है जो एयरपोर्ट पे रोती बिलखती दिख रही है। रेलवे स्टेशन जैसा हाल हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। एक चीज और है, ये मैं जानना चाह रहा था, क्या विदेशी पायलट्स हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो एविएशन ग्रोथ हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल विदेशी पायलट्स का रहा, और सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको फ्रीडम देते हैं। और बल्कि पीछे एयर इंडिया के एक हादसे में विदेशी कप्तान ही उसमें जिम्मेदार थे, जो मैंगलोर एयर क्रैश हुआ था। तो विदेशी पायलटों को भी रिक्रूट करते हैं, और वही में जो शॉर्ट टर्म है उसमें वही उन्हीं का सेंटर होता है।
और ये बात नहीं है कि अभी हम कर रहे थे चर्चा, हिंदुस्तान के ही पायलट ज़्यादा जाते हैं, यूरोप के देशों से भी, अफ्रीका से, नेपाल से, इन सब जगह से भी पायलट जो है वो मिडिल ईस्ट वगैरह में जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो मेजर ग्रोथ एरिया है हिंदुस्तान के बाहर वो मिडिल ईस्ट का है। तो वहीं की एयरलाइन जो है वो रिक्रूट करती हैं, तो उसमें हर मुल्क के लोग जो हैं वो जाते हैं। तो कोई हमारा ऐसा नहीं कि खाली हमारे यहाँ कोचिंग है, सारी दुनिया में कोचिंग है, और हर कंट्री अपने हिसाब से प्लान करता है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, कुछ लोगों ने कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जो समस्या है, जो संकट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इतनी भर बात नहीं है, सतह के नीचे और भी कुछ है। इंडिगो दरअसल आर्म ट्विस्टिंग भी कर रहा है, जानबूझकर केओस मचा है, और ये केओस इसीलिए है क्योंकि पहले वो चाहते नहीं थे डीजीसीए ने जो रूल्स कहे उन्हें पालन करना, और जब वो कोर्ट से आ गए तो उसमें लगातार एक्सटेंशन चाहते थे, और फाइनली उन्होंने एक्सटेंशन ले ही लिया है। नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा मानना है कि अगर वो कुछ जानबूझ के कर रहे थे तो उनकी मिसकैलकुलेशन हुई है। क्योंकि अगर वो जानबूझ के कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे कि ये पूरी तरह से पॉलिसी निगेट हो जाए या रोल बैक हो जाए। बिल्कुल। अब उनको ये नहीं अंदाज था कि इसका इतना ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होगा और क्रिटिसिज्म होगा। तो अब तो क्या है कि खाली एक्सटेंशन, अगर उन्हें ये लगता है खाली एक्सटेंशन मिलेगा तो वो रिक्रूटमेंट कर लेते। वो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनको लगा कि हम जो है अपनी आर्म ट्विस्टिंग से सरकार को निर्णय बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो वहाँ कहीं उनकी मिसकैलकुलेशन हुई है। तो इस बार पर इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडिगो को हुआ है। देखिए, आपने 20 साल लगाए अपनी एक वर्ल्ड क्लास इमेज बनाने के लिए, और इंडिगो खाली हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की एक स्तरीय मानक एयरलाइंस बन गई थी, और उसको आपने 3 दिन में पूरा ख़त्म कर दिया। जो आपका एक फर्स्ट प्रेफरेंस इमेज थी वो आपने डिस्ट्रॉय कर दी, जिसके नाम पे आप 5% का प्रीमियम ले रहे थे फेयर्स में, वो तो आपने ख़त्म कर दिया। तो कल को जो है, कल को तो आप यू आर वन अमंग 3 और 4, यू नो, आपके भी नहीं उड़ रहे हैं। हाँ, तो वो इससे जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडिगो को हुआ, और उनको कई साल लगेंगे इस चीज़ से उभरने में। इंडिया एज ए ब्रांड भी नुकसान हुआ। बात यह है कि एयरलाइंस किसी भी मुल्क का चेहरा भी होता है। सही बात है, वो बस एक कंपनी तो है नहीं। मतलब तो आप विजिबल एम्बेसडर तो एयरलाइंस ही है ना। एग्जैक्टली। और बहुत सारे मैं देख रहा था जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, जो विदेशी हैं, उन्होंने बना दिए और यूट्यूब पर डाल दिए कि वो किस तरह एयरपोर्ट्स पे हिंदुस्तान में क्या हालत है। भाई ऐसे आप कैसे कहोगे? ऐसा है कि कहीं अलास्का में एक छोटा सा जहाज गिर जाए, वो सारी दुनिया में न्यूज़ बनता। तो इतनी बड़ी न्यूज़ तो मतलब ये तो ऐसे टाइम में हुआ जो इंडिगो की क्राइसिस ने प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट को जो है सेकेंडरी कर दिया। वर्ल्ड न्यूज़ जो पुतिन के विजिट की बननी चाहिए थी वो कहीं दिख नहीं रही। इंडिगो की क्राइसिस क्या जो है वो सारी दुनिया। कुछ लोगों ने थियरी डाली है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ताकि पुतिन और जो भारत के साथ दोस्ती की बड़ी खबर बनने जा रही थी उसको कैसे आप डाउन कर दो, तो ये इसलिए कुछ लोगों ने किया। इंडिगो के विदेशी सीईओ पर सवाल है। अब ऐसे तो चंडू खाने की आप कितनी चला रोज चलती है कुछ ना कुछ। मगर एक खबर चली, अभी तो विंटर सेशन चल ही रहा है संसद का। राज्यसभा में सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने माना कि कुछ महीने पहले जिस टेक्निकल ग्लिच के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई वो जीपीएस स्पूफिंग थी। ये क्या है? और ये भी खबरें थी कि साइबर अटैक के जरिए फ्लाइट्स की लैंडिंग को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या ये सब भी मिला जुला के, अब मैं सिर्फ इंडिगो की बात नहीं कर रहा हूं, क्या ये सब भी मिला जुला के इस साल या कुछ वक्त से प्रभावित कर रहा है हमारे एविएशन सेक्टर को? देखिए ऐसा है ना कि अब ये सब चीजें तो नए चैलेंजेस टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। एक समय था कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एक बड़ी कॉमन चीज थी। जब देखिए स्ट्राइक हो रही है, धरने दिए जा रहे हैं, वर्क टू रूल हो रहा है। अब वो स्थिति खत्म हो गई है काफ़ी हद तक, वो आप आज सुनते नहीं हैं। अब वो जो उसका आदमी का स्थान जो है टेक्नोलॉजी लिए जा रही है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो जैसे ये साइबर अटैक वगैरह हैं, ये हर जगह हर मुल्क में चल रहे हैं। आपको तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और आपके जो एंटी पायरेसी और एंटी वायरस मैकेनिज्म है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप उनको झेल सकें। पर कई बार वो उस सब के बावजूद पेनिट्रेट कर जाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इतना बड़ा सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन तक में इस तरह के शॉक्स आ जाते हैं। तो इसलिए
थोड़ा बहुत तो आपको इस रिस्क में रहना ही पड़ेगा, पर उसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सेफ्टी हैज़ नो कॉस्ट एंड सेफ्टी एनफ, एनी एफर्ट इज नॉट एनफ फॉर सेफ्टी, पर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। पर वो टेक्निकल ग्लिच जो है, अब जब कहीं कहीं से भाई आप चारों तरफ से लोग पत्थर मार रहे हैं, अपने आप को आप बचा रहे हैं, कहीं हो सकता है कभी लग भी जाए, तो इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो वो होता रहता है और उस पर काम करते रहना जरूरी है। अच्छा, हमारे कुछ मित्र ये भी प्रश्न उठाते हैं कि देखिए भाई, हम तो ये सुनते हैं कि एविएशन जो इंडस्ट्री है बहुत सालों से घाटे में चल रही है और फ्यूल का सबसे ज़्यादा मामला इसमें होता है, फ्लक्चुएट करता है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब भी हम जहाज़ में बैठते हैं हमें तो सीट्स भरी मिलती हैं। तो ये क्या चक्कर है कि सारी फ्लाइट्स भर के चलती हैं और एविएशन इंडस्ट्री घाटे से उबर ही नहीं रही है? देखिए, ऐसा है कि ट्रैफिक, हिंदुस्तान के एविएशन इंडस्ट्री में एक ही सर्वाइवल लाइन है और वो है ट्रैफिक ग्रोथ। हमारे यहाँ जो नंबर्स हैं, और शुरू में भी आपने कहा था, हमने भी बीच में ब्रीफली चर्चा करी, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन देखिए, जितना यूरोप और अमेरिका मिला के नहीं है, उसकी डबल तो पॉपुलेशन हमारी घर बैठे है। दूसरी बात यह है कि पिछले 20 सालों में, 25-30 सालों में आईटी का सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बेतहाशा हुई है और लोगों की डिस्पोजल बढ़ी है। और एयर ट्रैफिक की जो मेजर ग्रोथ आई है वो इन लो फेयर्स से आई है। लो फेयर्स का मतलब ये है कि भाई जो आपका सेकंड एसी या थर्ड एसी तक का आदमी था, वो जो है भाई एयर चलने लगा, भाई उसको 2200 रुपये ट्रेन से लगते हैं, 3500 रुपये का टिकट मिला, वो जाने लगा। और फिर उसे रियलाइज हुआ, एक यूजर एटीट्यूड चेंज होता है। भाई आज आप, जब हमने 83 में एयरलाइन शुरू करी तो आदमी के पास सब कुछ होते भी वो हवाई जहाज में नहीं बैठता था। वो जो है जीप से जाता था, 4 आदमी साथ में लेके जाता था। फिर अचानक क्या हुआ कि साहब कुछ लॉ एंड ऑर्डर उससे इशू हुए, तो उसे सडनली उसने हवाई जहाज से जाना शुरू करा और फिर वो रेगुलर ट्रेवलर हो गया। तो जब वो लोगों ने उस लो फेयर के देख के, एक बार पहले होता कि भाई एक बार हवाई जहाज में उड़ कर देखें, फिर देन दे रियलाइज कि यार ये तो बहुत अच्छा, बड़ा कन्वीनियंट है, टाइम भी बचता है, टाइम इकोनॉमिक्स। पहले आदमी के पास टाइम इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, भाई आराम से हुआ हो गया। आज की डेट में आज की डेट में टाइम सबसे बड़ा प्रीमियम हो गया है। तो वो क्या है कि ट्रैफिक बढ़ गया है, पर वो क्या है, ट्रैफिक का एक थ्रेशोल्ड लेवल है। आप जैसे ही जो है, मान लीजिए 4, 4,500, 5,000 के लेवल से जैसे ही आप जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वो ट्रैफिक एकदम ड्रॉप करता है। इसका कई बार इंडस्ट्री ने तजुर्बा करा, किंगफिशर बंद हुई तो फेयर्स एकदम बढ़े, फेयर्स बढ़े तो लोड फैक्टर बचे हुए लिमिटेड कैपेसिटी का कम हो गया। अब आपके पास चॉइस है कि या तो फेयर्स आप लो रखें और नंबर चलाते रहें, और या फेयर्स बढ़ाया नंबर कम कर लें, एंड देन दे रियलाइज कि पहली वाली ऑप्शन बेहतर है। तो एक प्राइस इलास्टिसिटी, आप उससे ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, कॉस्ट आपकी निरंतर बढ़े जा रही है। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा फ्यूल होता है। बाकी सारी कॉस्ट जो है, रुपी जो है ऑन एन एवरेज 5% हर साल गिर रहा है, और 40% के करीब जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो फॉरेन करेंसी की कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट बिना कहे 5% बढ़ जाती है। इधर क्या है कि एविएशन को हर एक ने एक तरह से दुधारू गाय बना लिया है। अब वो एयरपोर्ट होता है, वो यूडीएफ लगा देते हैं, चाहे फैसिलिटी दें या ना दें। तो वहाँ पे मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि वो सब जगह आपने वो लगा दिए हैं बैरियर, टोल बैरियर, चाहे सड़क टूटी हुई है, तो वो आदमी को तो एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ पे एयरपोर्ट ने अपना यूडीएफ लगा दिया, आपने जीएसटी बढ़ा दिया है, स्पेयर्स पे बढ़ा दिया, हर चीज़ पे अब हर तरफ से आप उसको वो करते रहेंगे। आम आदमी को तो 5,000 रुपये दिखते हैं, पर जो एक्चुअल रियलाइजेशन एयरलाइंस का है वो तो उससे 25 से 30% कम होता है। अब जब तक आप जो है उस सेक्टर को, एक तरफ आप कह रहे हैं मार्केट फोर्सेस डिफाइन करेंगे, अब आप उस मार्केट फोर्सेस का भी एक जो स्लाइस है वो ले जा रहे हैं, ना तो आप उसको वहाँ पे रियलाइजेशन लेने दे रहे हैं, जो उसमें जो जितनी इलास्टिसिटी है उसको आपने ड्राउट कर लिया।
और उधर कॉस्ट बढ़े जा रही है। इस वजह से क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बाय एंड लार्ज लॉस मेकिंग है। एक जमाना था फर्स्ट फेज में, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी एक दूसरे से कंपटीशन की। अब वो स्थिति खत्म हो गई है, मोर और लेस एक स्टेबलाइज हो गई है। दूसरा एक और भी बात है कि जो अमेरिकन एक्सपीरियंस था डीरेगुलेशन का, उन्होंने 78 में शुरू करा था, वो 2005 में जाके इंडस्ट्री स्टेबलाइज हुई, रफली 37 ईयर्स। हमारा अभी भी जो है वो गेस्टेशन चल रहा है। थोड़ा सा हर रोज हम लोग भी नए तजुर्बों से गुजर रहे हैं, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो आपकी बाकी सारी कॉस्ट लेस देन 3 to 5% थी, वो ऑलमोस्ट आज 14% हो गई हैं। मैन पावर कॉस्ट जो हमारे यहाँ एक टाइम में 5% होती थी, अब वो 14% हो गई। तो अब सब तरफ से तो आप उसे स्क्वीज नहीं कर सकते ना, तो इंडस्ट्री इज अंडर प्रेशर। तो जब तक आप उसको कहीं ना कहीं सरकार को उस इशू को एड्रेस करना होगा। अब एविएशन जो है, एविएशन हो या बाकी ट्रांसपोर्टेशन जो हो, वो इकोनॉमी क्या एक तरह से जैसे जो ब्लड फ्लो है, आपका जो नाड़ी तंत्र है, उस तरह का रोल प्ले करता है। वी आर द कैटलिस्ट टू द इकोनॉमी। तो सरकार को उस तरह से देखना होगा कि भाई बाकी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट लाना है। अब जैसे आपके जैसे जितने नए आपके सेंटर्स एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, वहाँ का लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोकल इकोनॉमीज इम्प्रूव कर रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव कर रही हैं। तो अगर आपको ओवरऑल ग्रोथ करनी है तो आपको एविएशन की ग्रोथ करनी होगी। और तो क्या करे सरकार? प्राइस टिकट बढ़ने दे, सरकार को सबसे पहले तो सब्सिडी दे। फ्यूल प्राइस, सब्सिडी की जरूरत नहीं, टैक्स ही कम करे। टैक्स कम भाई देखिए ऐसा है ना कि क्या होता है कि जब फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो आप दाम बढ़ा देते हैं, और कम होते हैं तो आप टैक्स बढ़ा देते हैं। तो मतलब ये मुझे बताइए ना कि जब तक आप, अगर आप, पहले क्या होता था कि एविएशन को हम एक साइक्लिक इंडस्ट्री मानते थे। 3-4 साल का साइकिल होता था, एक बार फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, इंडस्ट्री लॉस में आएगी। सही। उसके बाद फिर वो नीचे गिरने शुरू होंगे तो वो मार्जिन होंगे। जब बिल्कुल बॉटम पे होंगे तो हम रिकॉर्ड प्रॉफिट करके अपना मार्जिन रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप में एक हौसला है और आपको एक पैटर्न पता है कि भाई आज हम नुकसान कर रहे हैं, कल को निकाल लेंगे। भाई आपको पता है कि भाई कल को मेरे पास पैसे आएंगे तो आज आप उधार भी ले सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि जब आपको अच्छे टाइम की इंतजार है तब तो सरकार अपना कॉफर बढ़ लेती है, और बुरे टाइम में वो आपके जिम्मे कॉस्ट बढ़ा देती है। तो मुझे बताइए ना कि मतलब इसमें इंडस्ट्री को तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल तो चाहिए। उनका ये कहना है कि जो कंपनियां हैं फ्यूल बेचने वाली, भाई वो भी तो घाटे में चलती हैं, उनका कैसे पूरा करें? नहीं देखिए ऐसा है ना कि अब ये तो हर आदमी के अपने आर्गूमेंट है। अब सरकार को अपना घाटा पूरा करना है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना है, वो सब उनके जस्टिफिकेशन है। पर उससे आप इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम, उन्हें तो आप साइड लाइन नहीं कर सकते ना। क्या एक विकल्प ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे रूट्स पर फ्लाइट्स बढ़ाई जाए? देखिए ऐसा है कि वो सब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नया है। हाँ। वो सब हो रहा है, पर जो इंडस्ट्री की बेसिक, उसमें भी इतनी तेजी नहीं आ रही है। आपने इतनी पॉलिसी करी है, उससे भी नहीं। जब तक आप बेसिक वायबिलिटी नहीं इंडस्ट्री की इंश्योर करेंगे तब तक आप, मतलब पहले एक जमाना था जब सरकारें रूट चलाने के लिए सब्सिडीज देती थी, अब तो आपने उनको प्रॉफिट सेंटर बना लिया है। कम से कम उनको उनके हाल पर तो छोड़िए ना। नहीं तो क्या इसीलिए बहुत सारी कंपनियां उतरना नहीं चाहती? इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ही नहीं है। एक तो वैसे ही आपकी इंडस्ट्री जो है उसका परसेप्शन ही जो है वो लॉस मेकिंग है। और ये हिंदुस्तान की बात नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड जो है इंडस्ट्रीज परसीव्ड एज ए लॉस मेकिंग। हमारे यहाँ हर साल एक बंद हो रही है। अच्छा, हम सभी जगह, पहले शुरू में जब अमेरिका में हुआ था प्राइवेटाइजेशन तो वहाँ पे भी इस तरह की स्थिति आई थी। ऐसा नहीं कोई हमारे यहाँ हुआ है, पर उन्होंने जो एक मर्जर और एक्विजिशन का रूट लिया तो उससे उन्होंने उसे कंसोलिडेट करा। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ वो रूट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जेट एयरवेज ने सहारा को लिया, किंगफिशर ने एयर डेक्कन को लिया, एयर इंडिया ने और इंडियन एयरलाइन, वो सारे जितने भी मर्जर्स हुए सब फेल हुए हैं। तो इसलिए हम वो उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब यहाँ के लिए हमें कोई नया मॉडल ढूंढना होगा। एक कंफ्यूजन भी है सेक्टर में कि हम प्रीमियम बना दें या सस्ती बना दें, उस कंफ्यूजन में बहुत सारी गिर जाती है। अब देखिए मोर और लेस तो प्रीमियम वाला मार्केट जो है वो एक तरह से खत्म हो गया। बिल्कुल बचा नहीं, मतलब वो जो है वो लो कॉस्ट का है।
जो प्रीमियम वाला है वो अपने प्राइवेट जेटों पे पहुंच गया है। तो ये बात भी इसलिए ठीक तो है। इसलिए जो है वो प्रीमियम और लो कॉस्ट वो वाला कंफ्यूजन तो खत्म है। मतलब वो अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। बिहेवियर पहचान लिया उन्होंने हमारे कस्टमर हाँ, का। तो इसलिए क्या है ना, वो जो प्रीमियम वाला है वो तो अपने जहाज अपने ले लिए है उसने। बाकी तो ठीक है, मतलब इंडस्ट्री जो है सारी दुनिया में जो है, अब आप देखिए ना कि ऑलमोस्ट जो है लो कॉस्ट कैरियर्स, दे आर वर्चुअली कंट्रोलिंग 80% ऑफ द मार्केट हाँ हाँ शेयर। बिल्कुल। इस क्राइसिस से लेकिन एक बात और उभर कर सामने आई जिस पे चर्चा होने लगी है। पहले कहा जा रहा था कि सरकार अपनी कंपनी चलाए, सरकार चलाती तो बेहतर था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी फेल हो सकता है, कॉरपोरेट्स भी फेल हो सकते हैं। और इंडिगो के क्राइसिस से तो बहुत क्लियर हो गया अब ये बात। आपको क्या लग रहा है कि ये कॉरपोरेट फेलियर के तौर पे से गिना जाए, अपवाद देखा जाए, सरकार को एक एयरलाइन चलानी चाहिए क्या, किसी के साथ मिलजुल के ही चला ले, क्या देखिए करें ताकि आगे ना हो? देखिए ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन पे पिछले 40 साल में नॉन स्टॉप डिबेट रही। और शुरुआत हुई जब मिसेस थेचर ने ब्रिटिश रेल को प्राइवेटाइज करा। दैट वाज द फर्स्ट स्टार केस और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जिसको सब आउट करा। उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ। आज की डेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस उसे प्राइवेटाइज सरकार के क्षेत्र में लाना करना पड़ा। पड़ा। दूसरी बात एक और आप देखिए, जहां जहां भी आप जिन जिन सरकारों ने प्राइवेटाइज, जिन देशों ने प्राइवेटाइजेशन करा है पूरी तरह से, उन सब देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। ओके। आप फ्रांस को देख लीजिए, आप जर्मनी को देख लीजिए, आप नीदरलैंड को देख लीजिए। एक जो बैलेंस है, क्योंकि बात ये ना कि जो आपको सरकार, अब जो क्राइसिस का टाइम है जहाँ पे आपको एक लेवल से ज़्यादा सडनली लॉसेज, अब आज की डेट में भी अगर मान लीजिए इंडिगो को भी कई लॉसेज आ जाते हैं, बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल निकालना तो पड़ेगा। सरकार जो है जब तक उसको एक वो सरकार एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ ए कंट्रोलिंग और ए रेगुलेटिंग फोर्स। तो सरकार का, अब आपने प्राइवेटाइजेशन करके देख लिया कि भाई जो एक पहले सुनहरे सपने थे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत एफिशिएंट है, तो चलिए कम से कम वो एक आदमी की धारणा में फर्क आया है। अब पब्लिक सेक्टर को उतनी गालियां नहीं देते हैं जितनी पहले देते थे। दूसरा क्या है कि पहले सरकारी कंपनी होती है तो इसके जितना इंडिगो में आज शोर मच रहा है, इसका 20 गुना शोर मच रहा होता। अब वो प्राइवेट सेक्टर से शिकायतें भी कमी होती हैं। तो पर इसके बावजूद भी क्या है कि सरकार को एक अपनी नीति निकालनी पड़ेगी कुछ। जैसे अभी उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि एक उन्होंने फेयर लेवल फिक्स कर दिया है कि आप इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से इस तरह की पॉलिसी उन्हें परमानेंट नेचर की डालनी चाहिए, ताकि आदमियों का, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब ये टूरिस्ट सीजन आता है, फेस्टिवल सीजन आता है, वही 10,000 का टिकट 50,000 में मिलना शुरू हो जाता है ना। इसी आपको फ्री इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि आपको जो है लाइसेंस टू किल मिल गया है। मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लॉयट द इनोसेंट पैसेंजर। खासतौर पे लास्ट मिनट पे तो बुकिंग वही करता है जिसकी मजबूरी होती है। बिल्कुल। मीटिंग के लिए जाना है, इलाज के लिए जाना है, गमी में जाना है, खुशी में मतलब अब आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो दैट इज नॉट फेयर। तो यू नीड टू ब्रिंग, और उससे क्या है कि एक और प्रॉब्लम है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आता है, फॉरेन ट्रेवलर है, वो जब आता है इतने रेट बढ़े हुए होते हैं तो वो डेस्टिनेशन बदल लेता है एक बार के बुरे तजुर्बे के बाद। तो आपको जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है ये आपको बैलेंस करना होता है। जैसे अगर आप सिंगापुर और थाईलैंड वगैरह को देखें, दे वेरी सिस्टमेटिक टूरिस्ट पॉलिसीज, फेयर स्ट्रक्चर्स, वो उससे ज़्यादा जाने नहीं देते हैं कि उनको लगता है कि जैसे आप इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका टूरिज्म गिर जाएगा। हाँ सही बात है। तो वहां के तो बाद में खर्च करूंगा, पहले तो ये देखूंगा वहां पहुंचने में कितना पैसा लग रहा है। एग्जैक्टली तो अब आप देखिए ना कि भाई अभी इस बीच में भी कई बार मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि साहब लंदन जाना चीपर है गोवा जाने के मुकाबले। हाँ। तो जब तक आप अगर आपको अपना पैसा यहाँ रिटेन करना है, फॉरेन एक्सचेंज आपकी प्रेशस है, उसको रिटेन करना है और लानी है, टूरिज्म इज ए वेरी गुड इकोनॉमिक जनरेटर, तो आपको जो है कुछ पॉलिसीज जो है उस हिसाब से दोबारा उन पे निर्णय लेना होगा। और आखिर में सर वही सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये संकट और गहराएगा, क्योंकि अभी तो फरवरी तक उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया है। प्लान करें लोग ना प्लान करें जाना, बाहर की फ्लाइट्स तो जा रही हैं,
ये सब डोमेस्टिक में ही हो रहा है, क्या होगा अगले 3-4 महीने? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब इंडिगो को इस बार थोड़ा सा इंडिगो अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एक तरह के सेल्फ ग्रैंडोइज में जो है वो फंस गया था, तो थोड़ा उनको लेसन तो मिला है और अगले 2-3 महीने में स्थिति जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब क्योंकि तो कोहरा भी शुरू होगा सर। अब वो कोहरा ठीक है, वो तो हर साल का फिनोमिना है और यहाँ पे अब तो काफी हद तक जो है हम नियर जीरो विजिबिलिटी तक लैंड भी कर लेते हैं। और वो कोई प्रॉब्लम खाली हिंदुस्तान की नहीं है, यूरोप वगैरह में भी जहाँ पे रनवे पे बर्फ जम जाती है वहाँ पे कैंसिलेशन और डाइवर्शन होता है। अभी पीछे वोल्केनो इरप्ट कर गया था तो उसकी एश से वो चेंज हुआ। तो अब ये सब चीज़ें तो देखिए, ये जो वेदर वेगरीज हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो तो एक कॉमन फैक्टर हैं, पर जो लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या ये समस्या को और गहरा देगा 3-4 महीने में? मेरे ख्याल से अब 10% उनका रिडक्शन कर दिया, दे शुड बी एबल टू मैनेज इट। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अब उनके पास क्योंकि सफिशिएंट मैन पावर है, तो हो सकता है वो जो नए पॉलिसी रूल्स हैं वो इस अपने डेडलाइन से पहले ही वो इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि अब उनके पास वो मैन पावर शॉर्टेज नहीं है। अब जाते जाते एक सवाल और मेरे मन में है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग इसके बारे में शोर मचा रहे थे और हम बहुत पहले से ऐसा सुनते आ रहे थे कि अगर कोई एयरलाइन कैंसिल हो जाती है, मतलब कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो आपको होटल में रहने का खर्चा मिल जाता है, ये कंपनसेशन वो कंपनसेशन। एक्चुअली क्या नियम है सही? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अब जब से आपने ये लो कॉस्ट कैरियर पे आए हैं, हाँ। तब से वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि अब आपको सिर्फ रिफंड मिलता है और मैक्सिमम जो होता है कुछ आपको जब बहुत ही ज़्यादा 6-8 घंटे की डिले है तो आपको रिफ़्रेशमेंट्स हो सकते हैं, और आपको होटल और अल्टरनेट अकोमोडेशन जो है वो एक तरह से इट डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटर्स विल, मतलब उसकी इच्छा है तो देता है, बाध्यता नहीं। हाँ, बट गवर्नमेंट ने भी नए मतलब रेगुलेशंस बनाए हैं, उसमें उन्होंने कंपनसेशन ही प्लान करा है। तो अब ऐसा है ना कि पहले क्या होता था कि भाई पहले जो फेयर्स थे वो बहुत हाई थे, तो उन और क्वालिटी ऑफ यूज़र जो थी बड़ी रेस्ट्रिक्टेड थी, तो आप वो कर सकते थे। अब आज की डेट में तो जितने आदमी वहाँ पे खड़े थे, अब पूरी दिल्ली में उतने होटल रूम नहीं निकाल पाएंगे, उन्हें ठहराएंगे कहाँ? वही। हाँ, तो मतलब ये एक नए तरह का संकट हो जाता है इसके बाद। मतलब टेंट लगवा के जो है फिर आप उन्हें। वैसे कोई अगर नियम कायदे कानून पढ़ना चाहे तो कहीं कुछ है? डीजीसीए की वेबसाइट पे सब दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पे भी चार्टर ऑफ पैसेंजर चार्टर्स के सब दे रखे हैं। पहले तो वो अपने जो टिकट होता था उस पर दिए होते थे, हाँ, लेकिन और अगर टिकट भी आप पढ़े तो उसमें भी उन्होंने नीचे वो सब डिटेल दी होती। हाँ, वो तो 8-10 लाइन होती ही हैं। हाँ, वो पढ़ता नहीं ना कोई भी, पढ़ता नहीं ना कोई भी। ऑब्वियसली इस मुल्क में पढ़ना लिखना वैसे कम किसी हो भी गया मुल्क में नहीं पढ़ते, इसलिए तो अब हमारे ऐसे पॉडकास्ट चल रहे हैं कि अगर आप कम पढ़ लिख रहे हैं, भगवान थोड़ा आलस है। भगवान करे आपकी ऐसी पॉडकास्ट और बढ़ती रहे। नहीं, हम चाह रहे लोग पढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। चलिए, बहुत अच्छा, आनंद आया। हर्षवर्धन जी ने बहुत विस्तार में बताया कि समस्या क्या है, समाधान भी बताया इनफैक्ट। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जब नज़रें पड़ेंगी तब पड़ेंगी, लेकिन पहले पड़ जानी चाहिए थी। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क का हर आदमी जहाज़ में उड़े, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी है कि एक माहौल तो बनाए, और सिर्फ एक आध कंपनी पर छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है, कंपनी सरकारों पर छोड़ दे वो भी ठीक नहीं है। तो इस बार सिर्फ इसलिए बात उठ गई, वरना तो जहाज़ कैंसिल होते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नागरिक हैं वो प्रभावित हुए और अचानक से सबको लगा कि अरे जिस सेक्टर में हम सब कुछ ठीक समझ रहे थे वहाँ भी गड़बड़ी है। तो ठीक है, इस तरह के संकट होने दुर्भाग्यपूर्ण है पर ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि हम सबकी चिंताएं बढ़ती हैं, हम सवाल पूछते हैं, जवाब मिलते हैं। तो ये जिज्ञासाओं को शांत करने का ही पॉडकास्ट है। मुझे उम्मीद है कुछ जिज्ञासाएं किसी हद तक शांत हुई होंगी। जो सवाल बच गए उनके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर सर। थैंक यू।